गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए भाई, आज हिंदी विषय को लेकर के चर्चा में हैं हम सभी। मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो हम वीडियो लेक्चर के रूप में आप तक पहुँचा रहे हैं आज, ये यूँ तो वैसे आगामी परीक्षाओं की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और फिर भी स्पेशल जो एपीएस का बैच आपका बना है अभी ऑनलाइन, जिसमें लगातार आपकी हिंदी की और जीएस की क्लासेस आ रही हैं। कुछ पोर्शन जैसे अपठित गद्यांश और संक्षेपण वगैरह वो चौहान सर ने आपको कराया है, पढ़ाया है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पूरी कराऊंगा, और मैं दरअसल जो लूँगा वो कैप का पोर्शन है आपका शब्दावली। शब्दावली यूँ तो हम बहुत ही डीप लेकर के चलेंगे, जो कि एक प्रकार से मैं बता दूं, ये केवल एपीएससी नहीं बल्कि आपका यूपी पुलिस, आरओ एआरओ में भी कारागार साबित होगा। मतलब एक प्रकार से कहें तो कुछ लेक्चर हमारे कॉमन होंगे, वो आप किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको आधार बना सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे ही चलते हैं क्लास की तरफ, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस कर दिया गया था, पहले ही बता दिया गया था कि हिंदी में क्या क्या सिलेबस आपका आएगा, वो सर ने पहले ही आपको बता दिया है। अपठित गद्यांश है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विलोम है, पर्यायवाची है आपका, ठीक है, शुद्धवर्तनी है, ठीक, और आपका पत्र लेखन, पत्राचार वगैरह ये है। तो ये चीज़ें सारी आपको बता दी गई हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है, ये चीज़ हम जानते हैं, ये बता दी गई है, इसी को आधार बना करके पढ़ेंगे। अच्छा, हम बिल्कुल एपीएस के अनुरूप इस चीज़ को लेकर के चलेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि शब्दावली का कोई डिस्क्रिप्टिव और कोई लाइटली पढ़ने का तरीका नहीं होता है। शब्दावली को शब्दावली के तरीके से पढ़ा जाएगा, कंप्लीट पढ़ा जाएगा, फिर वो चाहे एपीएस हो, आपका आरओ हो, आपका एआरओ हो, या फिर आपका यूपी पुलिस हो, एएसआई हो, सभी में जो है आपका परचम लहराएगी ये क्लास। तो स्टूडेंट्स तैयार रहेंगे आप मेरे साथ। हम सबसे पहले जो लेकर के चल रहे हैं एक टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, शब्द भेद। जुड़े रहेंगे मेरे साथ। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इस क्लास को करने के बाद यदि आपको समझ में आती है तो इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि अगली वीडियो उसी आधार पर लाई जा सकें आपके लिए, ठीक। क्योंकि सब्सक्राइब, लाइक और जो बड़ी संख्या में व्यूज होंगे यही हमारे हौसले को अफजाई करेंगे। तो हम पहला जो टॉपिक लेकर के चलेंगे वो शब्दभेद। शब्दभेद की थोड़ी सी समरी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2-4-5 मिनट की। इसके बाद सीधा ही अटैक करता हूँ मैं शब्दभेद के किसी एक टॉपिक पर, और उसका पूरी तरह से जान निकालेंगे, और उसके बाद हम शब्दभेद का अगला टॉपिक लेंगे। जितना पोर्शन, देखिए पूरा कंप्लीट शब्दभेद एपीएस में आपकी क्लास में नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ जितना है वो हम अच्छी तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे। शब्दभेद की अगर हम बात करें भैया, तो शब्दभेद मैं यहाँ पर इसको वर्गीकृत कर रहा हूँ। इसका क्लासिफिकेशन हम जो करेंगे वो 4 आधार पर कर रहे हैं। ध्यान से आप देखेंगे, देखिए भैया, सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं कि 4 आधारों पर हम शब्द को बांट करके चलेंगे भैया। सबसे पहले मैं बात करूं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति कहूं, रचना कहूं, बनावट कहूं, या फिर योग के आधार पर। योग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं हम बात करेंगे अभी, ठीक है जी। दूसरी बात यह आती है हमारी कि आपका उत्पत्ति, इतिहास, या कह दें कि स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। ठीक है साहब, अगली बात जो अगला वर्गीकरण करने वाले हम वो अर्थ के आधार पर करेंगे। कितने प्रकार के होंगे बात करेंगे अभी। और
अंतिम जो बात हम कर रहे हैं ना, वो करेंगे हम भैया प्रयोग के आधार पर। ठीक है साहब, 4 पार्ट हमने किए हैं। अभी हम केवल ये चर्चा में लेकर के आ रहे हैं कि उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो हम बात करेंगे 3 भेद, केवल भेदों पर चर्चा कर रहे हैं, कितने प्रकार के होंगे। डिस्क्रिप्टिव लेकर के एक एक भेद को हम उठाएंगे, एक एक शब्द के प्रकार को उठाएंगे और पूरी तरह से उसको खत्म करेंगे। उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर हम इनको 2 प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, जल्दी से इधर एकदम से दृष्टि डालेंगे। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर जो होंगे भैया मेरे, ये होंगे 3 प्रकार के। कौन, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में एक देखना, एक होता है आपका रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अभी बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं कि रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है। मैंने कहा एक एक शब्द उठाएंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे और पूरी तरह से हम उसको जानेंगे, उसको समझेंगे। क्लियर भैया? उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर 4 प्रकार इसके क्या क्या है भैया, ये देखेंगे। ये होता है आपका तत्सम, एक होता है आपका तद्भव, एक होगा आपका देशज, एक होगा आपका विदेशज और एक देखना यहाँ स्टार कर रहा हूं, ये होता है संकर। ये स्टार कर दिया, ये एक राज है, इसे राज ही बना रहने देना, ठीक है। राज समय से पहले नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि हमने उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर 4 भेद बताए लेकिन लिख 5 दिए हैं। अभी बात करते हैं क्यों संकर शब्दों को उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द नहीं माना जाता है और केवल ऊपर के 4 ही काउंट किए जाते हैं। बात करता हूँ आगे, अर्थ के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर एक होता आपका एकार्थी शब्द, एक होता मेरे भाई एकार्थी शब्द, एक होता है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एक होगा आपका विलोम शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द और एक हम बात करने वाले हैं समानार्थी शब्दों की। समानार्थी कह सकते हैं पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची। पढ़ने के तरीके में दोनों में परिवर्तन करेंगे, अंतर रखेंगे, लेकिन चीज़ें दोनों एक ही होती हैं। इसी से पैदा होगा समानार्थी से ही पर्यायवाची, इसी से निकलेगा वाक्यांश आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसके अलावा वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह ये सब यहीं से हम जो है चीज़ों को कंट्रोल करके लेकर के आएंगे। क्लियर? बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ये केवल और केवल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेरे भाई कौन से, एक होंगे आपके, एक शब्द होगा आपका प्रयोग के आधार पर विकारी और एक बात हम यहाँ पर करने वाले हैं अविकारी शब्दों की, थोड़ी सी जगह कम है। एक होगा आपका विकारी शब्द और एक होगा आपका अविकारी शब्द। क्लियर बात है ना? अविकारी, अविकारी को दूसरी भाषा में हम अव्यय भी कहते हैं, प्यार से। ये प्यार का नाम है अव्यय, ठीक है भैया, अव्यय। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा लेकर के नहीं चल रहे हैं। यदि चाहो तो विकारी का मतलब जो होता है वो परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। जैसे ही कहानी छिड़ी लंबी बन जाएगी और हम छेड़ना उसको चाह नहीं रहे हैं, ठीक है साहब। तो विकारी का मतलब परिवर्तित, परिवर्तित बोले तो जो लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि की दृष्टि से बदल जाएंगे, जो लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि की दृष्टि से बदल जाएंगे, वे शब्द हमारे कैसे कहलाएंगे? विकारी कहलाएंगे। और जो लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि की दृष्टि से कभी परिवर्तित नहीं होंगे उनको हम अविकारी कहेंगे, उनको हम अव्यय कहेंगे, जो कभी व्यय नहीं होते। ये भी अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं भाई। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, आप ऐसे ही काम चलाएंगे क्योंकि हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। विकारी शब्द या परिवर्तित शब्द होते हैं आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी में आते हैं आपके अव्यय। अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। मैं फिर एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ चीज़ों को कि हम इनकी डिटेल पर कोई चर्चा अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, केवल एक चार्ट बना करके इसको डिस्कस किया है, इसके प्रकारों को हमने। अब हम एक एक टॉपिक यहाँ से उठाएंगे और उसको ख़त्म करते हुए चले जाएंगे। शब्द भेद ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है, कंप्लीट। अगर बात में एपीएस की करता हूँ तो एपीएस में तो हमें ये वाला पोर्शन पढ़ करके लेकर के आना है, ये विलोम पढ़ करके लेके आना है और यहीं से मैंने बताया एक वाक्यांश पढ़ना है।
यहीं से मैंने बताया मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ना है। ये शब्दावली आपकी एपीएस की रहेगी, ठीक है। बाकी पुलिस वगैरह की अगर बात करें तो हम ये पूरा का पूरा सिलेबस हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये 1-2 क्लासें हमारी कॉमन रहेंगी, इसे पुलिस वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इसे एपीएस के शेर तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। उन्हें तो ये चरम पर लेकर के जाएगी क्लास, ठीक है भैया। इतनी बात से अगर आप सहमत हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और क्लास को थोड़ी तेजी देते हैं, तेजी से लेकर के चलते हैं। एक टॉपिक में हम कम से कम किसी एक मुद्दे पर बात पूरी तरह से कर सकें, चर्चा कर सकें, ठीक है साहब। तो ये चीज़ें रहेंगी, अभी हम बाकी डिटेल इनकी नहीं ले रहे हैं, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं। हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, एपीएस के लिए जनरली ये क्लास है, लेकिन मैंने बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि यूपी पुलिस के लिए भी ये कम आक्रामक नहीं होगी। यूपी पुलिस पे भी ये पूरा का पूरा अटैक करेगी, उसको भी कंट्रोल करेगी, कवर करेगी। इसके अलावा आरओ एआरओ भी जो बच्चे एपीएस देंगे वो आरओ एआरओ भी देंगे, उनके लिए भी ये कारागार साबित होगी, ठीक है साहब। कोई मुश्किल नहीं है, बस पढ़ते चले जाइए। वो कैब यूं तो तैयार नहीं होती, याद नहीं होती, बार बार हम अगर किताब से उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो बस अंतर यही कि याद ही नहीं रहती। दरअसल ये है कि वोकैब को, शब्दावली को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, उसको परिमार्जित करने की, परिष्कृत करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपकी भाषा जब परिमार्जित हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, परिष्कृत हो जाएगी, संस्कृत निष्ठ हो जाएगी, तो एक आप शुद्ध हिंदी भाषी जब बन जाएंगे ना, तो आपके आचरण में शब्दावली बस जाएगी, आपके अंतःकरण में शब्दावली बच जाएगी, और शब्दावली को आप खुद से एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। ये नहीं कि आप याद करके उसको किसी को सुनाना सीखें या एग्जाम में उसको लिखना सीखे, करना सीखे, नहीं, ये हमें अपने अंतःकरण में बसानी है। ये कहीं से रट के हमें दिमाग पे चोटें नहीं मारनी है कि याद नहीं आया कि इसका विलोम क्या होगा, नहीं। ऐसा कि एक विलोम अगर पूछे तो 3-3 शब्दार्थ, 3-3 4-4 विलोम आपके मानस पटल पर आ जाएं। इस तरह से हम समझें चीज़ों को, ठीक है। भाषा रटने का साधन नहीं है, भाषा सीखने का विषय है, भाषा को सीखा जाए, ठीक है साहब। चलिए आगे चलते हैं। हम पहले टॉपिक पर जो चर्चा करेंगे, मैंने बताया, तो हम लेंगे भैया यहाँ से आपका विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द के बारे में थोड़ी सी बात मैं बता दूं, या चलिए मैं पीडीएफ से इसको ले लेता हूँ, क्लास थोड़ी लंबी खिंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरह से इसको समझाऊंगा। ये हम पहली क्लास लेकर के चलेंगे बच्चों, विलोम शब्द, ठीक है। कोई समस्या यदि हो, स्पीड कम हो या ज़्यादा हो, साउंड अच्छी नहीं आ रही हो, वीडियो क्वालिटी ख़राब हो या अच्छी हो, हर कंडीशन में आपको कमेंट करना है, ठीक है साहब। चलिए पहला हम टॉपिक जो लेकर के चलेंगे वो विलोम शब्द लेकर चलेंगे। बड़ी शांति से, बड़ी शालीनता से चीज़ों को समझने की आप कोशिश करेंगे, और मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और ये चीज़ें आसान आपको जो है आपके भ्रम को तोड़ देंगी कि हाँ शब्दावली को रटने से ही काम चलता, नहीं, समझने का विषय है। ये चीज़ आज आप जो है क्लियर कर पाएंगे, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर पाएंगे, ठीक है साहब। कोई मुश्किल नहीं है सीखना, ठीक। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पर रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। सब मिलकर के अटैक करते हैं। आइए विलोम शब्द देखिए बच्चों, विलोम की अगर मैं बात करूंगा तो विलोम क्या होता है। विलोम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बी प्लस लोम। बी का अर्थ जो होता है यहाँ पर वो होता है विपरीत, उल्टा, और लोम का जो अर्थ होता है वो रूप। तो परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है, सामने देखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी से, बस ये 2 बातें घुमाओ और पूरा वाक्य बना दो कि किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही विलोम या क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। एक चीज बड़ी अच्छी बताऊं मैं कि कभी भी विलोम का अर्थ जो है वो उल्टा नहीं लेना है, विलोम का अर्थ हमें क्या लेना है, विपरीत लेना है। बताऊंगा ऐसा भी क्यों, ठीक। विलोम है, मैंने बेशक लिखा है कि शब्द को ऐसा करने वाले या से प्रकट करने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आगे
ये चीज जरूर आप याद रखेंगे कि संज्ञा शब्द यदि आपके सामने आएगा तो संज्ञा का विलोम संज्ञा ही लेना है, विशेषण का विलोम विशेषण ही लेना है, क्रिया का विलोम क्रिया ही लेना है, और क्रिया विशेषण यदि आ जाए तो उसका विलोम क्रिया विशेषण ही लेना है। एक भ्रम और मैं आपका दूर कर देता हूं अभी। सबसे पहले देखिए, हम उस चीज पर प्रकाश डाल रहे हैं जहां से ये विलोम आपके गलत होते हैं, उस चीज पर इसको ज्यादा देखेंगे। दरअसल विलोम गलत क्यों होता है? विलोम में सिर्फ हम उसका उल्टा देख रहे होते हैं, उसका हम विपरीतार्थक अर्थ देख रहे होते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि विपरीतार्थक अर्थ किस रेस्पेक्ट में जा रहा है। इसके माध्यम भी चार होते हैं। दरअसल विलोम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चीजों पे थोड़ा सा प्रकार डालिए, जो है फोकस कीजिएगा। विलोम 4 प्रकार के होते हैं। एक होता पूर्ण विलोम, और एक होता अपूर्ण या आंशिक विलोम, एक होता आपका लैंगिक विलोम, और एक होता आपका भावात्मक विलोम। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं बिल्कुल बच्चों, कि इसी क्रम में जो क्रम मैंने ऊपर दिया है इसके प्रकार में टाइप में, वही क्रम आपको इसके आंसर करने में लेना है। हमसे गलती यही होती है कि हमें ये 4 प्रकार पता ही नहीं होती, और दरअसल सीधा ही धड़ाक से आंसर लगाते हैं कि इसका विलोम ये होगा। वास्तव में विलोम 4 प्रकार से हो सकता है। किसी शब्द के विलोम के 4 आधार हैं। हमें कौन सा आधार वरीयता, कभी कभी तो ऐसा होता है जब क्वेश्चन बहुत डीप आता है तो चारों ही आंसर रखे होते हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए कि हमें वरीयता में कौन सा लेना है। चारों ही विलोम है, हमें कौन सा आंसर करना है, यह भी एक समस्या का विषय है। तो देखना, सबसे पहले जो प्रथम वरीयता लेनी है हमें, वो पूर्ण विलोम की लेनी है, और पूर्ण विलोम के बाद हमें, अगर ये ना दिया हो ऑप्शन में, तब हमें आंशिक विलोम लेना है। अगर ऊपर के 2 ऑप्शन में ना दिए हों तो हमें लैंगिक विलोम का आधार बनाना है, और यदि हमें ये ऊपर के तीनों ना दिए हों तब हमें भावात्मक विलोम पर जाना है, और यदि चारों दिए हों तो आप वरीयता के अनुसार देख ही लेंगे कि आंसर हमारा क्या होगा। ये नहीं दिया हो, ये दिए हो तो आंसर ये होगा, ये भी नहीं दिया हो, ये दिए हो तो आंसर ये होगा। अकेले अकेले दिए हो तो कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा यहां पर टेलर देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ऋषि। ठीक है साहब, तो सभी ऋषि मुनियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इसका आंसर, एक बार आंसर पर दृष्टि डालिएगा। ऋषि का विलोम मैं क्या लगाऊं, ये मुझे देखना है। क्या मैं ऋषि का विलोम दैत्य लगा दूं, या फिर ऋषि का विलोम में ऋषि का लगा दूं, या फिर ऋषि शब्द का विलोम में विदुषी लगा दूं, या फिर क्या लें, 3 ही सही है, या फिर एक ऑप्शन चलिए और ले लेता हूं, 4 ही होते हैं, या फिर मैं विलोम इसका संसारी लगा दूं। एक चीज और बता दूं आंसर करने से पहले, चारों ही विलोम है ऋषि के। ऐसी समस्या से आप कैसे निजात पाएंगे, कौन सा आंसर सबसे पहले करेंगे इसमें, ये देखना है। तो हमें क्या देखना है कि ऋषि से हमें देखना है, ऋषि का मतलब तपस्वी, तपस्या करने वाला। ठीक है, इस लोक से संबंधित। ऋषि का मतलब है तपस्या करने वाला। ठीक, मतलब एक चीज होती है लौकिक और एक होती है पारलौकिक। एक होता लोक संसार, एक होता देवलोक, देवताओं से संबंधित। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, ऋषि का मतलब तपस्वी, तपस्या करने वाला, देवलोक से संबंधित, पारलौकिक। ठीक, और एक हो गया संसारी, केवल संसार से संबंध रखने वाला, किसी देवी देवता से संबंध ना रखे। ठीक है, तो ऋषि का मतलब है तपस्या करने वाला, तपस करने वाला। तो सबसे सटीक विलोम अगर मैं जो लूंगा ना, वो मैं यही लूंगा, क्या, संसारी। ये मेरा पूर्ण विलोम होगा। और पूर्ण विलोम के बाद यदि ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है ना, तब आप विचार करेंगे कि ऋषि जो होता है वो देवता की क्वालिटी, एक प्रकार से ऋषि क्या है, देव होते हैं। ठीक है, और मेरे भाई इसका जब आप उल्टा कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, दैत्य। दरअसल ऋषि का मतलब यार तपस्वी होता है, और तपस्या कैसी भी हो सकती है। तपस्या बुरी मंत्रणा को लेकर के भी तपस्याएं होती हैं,
बुरी चीज़ों को, बुरी पावर को हासिल करने के लिए भी तपस्याएं होती हैं। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ऋषि है तो एक प्रकार से इसे पॉजिटिव वे में लेकर के जाएंगे। और यदि आप लेकर के जा रहे हैं, आपके पास संसारी नहीं था, तब आप कर सकते हैं भाई कि आपने दैत्य लगाया, तो मैं कहूँगा कि ये आपका ये आंशिक विलोम है, अपूर्ण विलोम है, एक मजबूरी होगी, संसारी आपके सामने नहीं रखा होगा। जब ये भी नहीं मिला तो आप सोचेंगे फिर कि लैंगिक विलोम में जाया जाए, स्त्रीलिंग बना दिया जाए तो विलोम बन जाएगा साहब। तो ऋषि का विलोम हम ऋषि का तब लगा दें, ये लैंगिक विलोम जाएगा। और इसके बाद हम सोचें कि पुरुष अगर कोई ऋषि है, मेल अगर कोई ऋषि है, तो अगर कोई फीमेल ऋषि होगी, ऋषिणी होगी, ऋषि का होगी, तो हम इसको क्या कहेंगे? विदुषी कहेंगे। तब आप ये अपने भाव के अनुसार सोचेंगे और ये विलोम आपका भावात्मक विलोम जाएगा और ये आपका लैंगिक विलोम जाएगा। जो क्रम दिया है इसी क्रम में आंसर करना है, ये सटीक चीज है। ये चीज समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलें यदि चाहें तो, समझ में आ रहा है तो। और बाकी मैं एक चीज आपको बता दूं कि ऐप पर आपको कंप्लीट पीडीएफ डाल दी जाएगी। कंप्लीट प्रैक्टिस जितना मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा कराऊंगा, वो चीज़ कंप्लीट प्रैक्टिस के रूप में भी, प्रैक्टिस सेट भी आपका और नोट्स भी आपका डाल दिया जाएगा। आप केवल शांति के साथ इसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एक रिवीजन करने के लिए भले ही आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अदरवाइज मैं कंप्लीट नोट्स आपको दूंगा। आगे चलता हूँ इसी अवधारणा को लेकर के, ठीक है साहब। आशा करता हूँ ये चीज़ें कुछ क्लियर हो रही होंगी। एक भ्रम छोटा सा मिटा दूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ए या अन उपसर्ग लगा दो किसी भी शब्द से पहले तो वो विलोम बन जाएगा। नहीं, ये बच्चों वाली हरकतें हैं। ये दरअसल ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा तो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ पूछेगा। और अगर पूछेगा तो वो इतने खत्म क्वेश्चन होंगे कि आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि उनसे पहले आ उपसर्ग लगा दो, अन उपसर्ग लगा दो। ये वैसे ही आप कर जाएंगे उनको। तो सत्य का उल्टा पूछेगा तो आप ये कहेंगे कि मैंने इस पर आ उपसर्ग लगा दिया इसलिए उल्टा हो गया, विलोम बन गया, और मुझसे मैंने ये चीज़ सीखी, मैंने ये नियम सीखा। नहीं, सत्य का उल्टा आपको पता ही होगा, ये सत्य होता है। वो ऐसी चीज़ें हरकत है, ठीक है। तो ये कोई मतलब कोई एक प्रकार से कहूँ कि पावरफुल नियम नहीं है कोई जो हमें सीखना चाहिए। आ जाएं जरा आगे। वही चीज़ देखिए, एक मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल छोड़ा, राजा का विलोम आप क्या लगाएंगे? राजा का विलोम ऑप्शन में जा रहा है प्रजा, ऑप्शन में जा रहा है रंक, रानी और दास, ठीक है। वही चीजें हैं कि राजा का अगर पूर्ण विलोम लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? प्रजा, राजा, ठीक है। प्रजा का हित चाहने वाला, प्रजा का संरक्षण करने वाला जो होता है वो राजा होता है, ठीक। सबसे पहला विलोम, फर्स्ट जो वरीयता जाएगी वो मेरी प्रजा को जाएगी, ठीक है। राजा का विलोम आप क्या लगाएं? प्रजा लगाएं, ठीक है। दूसरा जाएगा पूर्ण विलोम। हम क्योंकि हमारी जो दृष्टि जा रही है ना राजा की तरफ, वो कुछ इस तरह से जा रही है कि राजा अमीर है। राजा कैसे होते हैं? अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, धनाढ़ होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है भाई कि राजा धनवान है, धनाढ़ है, ठीक है। हमारे देश के राजा जो राजकाज चला रहे हैं, सरकार को संभाल रहे हैं, वो तो धनाढ़ नहीं है, वो देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनके पास तो कोई धन संपत्ति, किसी प्रकार का कोई महल नजर नहीं आता। राजा का मतलब है अपने राजकाज को चलाने वाला, अपने देश को चलाने वाला, ठीक है। तो कुछ जो राजा को अमीर मान रहे हैं वो रंक लगा रहे हैं उसका, कि राजा का उल्टा क्या कर दें? रंक। लेकिन हाँ, रंक हो भी जाएगा, लेकिन ये दूसरी वरीयता में जाएगा और इसको हम आंशिक विलोम कहेंगे। फिर अगर इनसे भी आप हटे कटे तो भाई मेरे राजा का अगर जब लैंगिक विलोम जाएगा तो रानी जाएगा। लेकिन ध्यान रखना तीसरी कंडीशन में, यहाँ तक आप तीसरी कंडीशन में आए और इसके बाद जब ये भी यहाँ से भी काम ना बने तब आप इसका दास लगाएं। ये हमारा भावात्मक विषय होगा। फिर हम अपने भाव के अनुसार सोचेंगे कि राजा स्वामी होता है, ठीक है, और राजा का उल्टा जो राजा की शरण में होता है, संरक्षण में होता है, वो दास होता है। तब आप भावात्मक विलोम में जाएंगे। ये चौथा काम आपका होगा। इतनी बात मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर होगी। बड़ी शांति के साथ चीज़ों को क्लियर करते चले जाना, ठीक है। मैं हो सकता है स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आवाज़ समझ में आ रही होगी। बाकी देखते हैं पहली क्लास के कमेंट से पता लग जाएगा क्या क्लास में क्वालिटी में, आवाज़ में, स्पीड में क्या चेंज, परिवर्तन करके लेकर के आना है, ठीक है। चलिए साहब, बाकी हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि शांति के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आई। उम्मीद नहीं, मैं वादा करता हूँ कि ये समझ में आएगा, ठीक है साहब। चलिए विचार करते हैं इधर हम आकर के, क्लियर। चलिए भाई देखेंगे
विलोम शब्द देखेंगे। एक है आपका अनंत, तो अनंत का उल्टा क्या जा रहा है हमारा, अनंत का उल्टा हम देख पा रहे हैं क्या भैया, अनंत का उल्टा हमने क्या कर दिया है, शांत। अनंत का उल्टा क्या कर दिया है, शांत। ऑप्शन नहीं है अभी, ऑप्शन नहीं है अभी, ऑप्शन के साथ ही काम करूंगा अभी थोड़ी देर में, फिलहाल शांति के साथ यहाँ पर समझें। अनंत का उल्टा क्या है, शांत। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि अनंत का उल्टा हम अंत कर देंगे, वही वाली बात है कि ए या अन उपसर्ग लगा दो, ठीक है। तो अनंत का उल्टा अंत हो जाएगा। अब सुनना जरा, अनंत का उल्टा, अंत का उल्टा तो खत्म होता है, मतलब जो खत्म हो गया, तो फिर खत्म का उल्टा तो शुरू होना चाहिए था, तो अंत का उल्टा तो आरंभ होना चाहिए ना। देखिए कहाँ से निकल करके आया शब्द, बिल्कुल सटीक, गलती एकदम कंफ्यूजन वाला। अनंत का, और ये अंत जिसका कोई अंत ही ना हो, एक चीज का अंत हो गया, एक का अंत ही नहीं है, ये कैसा विलोम। अरे यार ये चलता चला जा रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं, इसका क्या विलोम करोगे तुम। इसका तो हो सकता है हाँ भाई, ये अंत हो गया तो ये आरंभ हो गया, ये हो सकता है ना। तो हमने इसके अर्थ को कहां से जो है लिया है, समझ लिया है कि अनंत का मतलब जो होता है वो क्या होता है, अनंत का मतलब जो होता है वो अशांत होता है, ठीक है। और शांत जो हो गया वो आपका एक प्रकार से, अनंत का मतलब हम कह देंगे उपद्रवी कह सकते हैं, उपद्रवी कहें अनंत, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक, जो शांत नहीं है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं उग्र, इसको हम उग्र कह सकते हैं, उग्र। और शांत से जो अगर मैं बात करूंगा तो ये होगा भैया सौम्य, सौम्य स्वभाव का, शांत स्वभाव का, ठीक है। खुश मिजाज, ये खुश होगा, ठीक। प्रसन्न कह सकते हैं, प्रसन्न, ये प्रसन्न होगा, प्रसन्न, ये प्रसन्न है, शांत है, ठीक है। और ये क्या है भैया, ये खिन्न है, खिन्न भाव का, उपद्रवी है ये, उग्र है ये, खिन्न है ये, गुस्से वाला है ये, और वो प्रसन्न है। ये सटीक विलोम है, इतना सोचना है तब जाके क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अदरवाइज कब गलत हो जाएगा ये आपको एहसास नहीं होगा, ये आपको रिजल्ट पर एहसास होगा, ठीक है। अभियोग का मतलब क्या हो गया, अभियुक्ति, अभियुक्त सॉरी, अभियुक्त का मतलब क्या है, एक प्रकार से देखिए बड़ी सटीक बात बता रहा हूं कि ये आक्रांत हो गया। आक्रांत का मतलब जिस पर आक्रमण हुआ है, और अभियोगी का मतलब आक्रमणकारी हो गया। ये आक्रमणकारी कहने का मतलब ये हमलावर, बड़ी आसान भाषा में आपको मैं बता रहा हूं कि मेरे भाई ये हमलावर है, ये हमलावर है, और ये वो है जिस पर हमला हुआ है, ठीक है। या दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि जिस पर दोष लगाया गया है वो अभियुक्त है, और जो दोष लगाने वाला है वो अभियोगी है, सही है। जो आक्रामक है वो अभियोगी है, और जिस पर आक्रामकता दिखाई गई है, जिस पर आक्रमण हुआ है वो अभियुक्त है, आक्रांत है। इस तरह से इसको हमने विलोम बनाया है, उल्टा किया है। अबर है, समझाने की जरूरत नहीं है, अबर का प्रवर है, ये ज्येष्ठ होता है, बड़ा होता है मेरे भाई, ये बड़ा होता है और वो छोटा होता है, समझने वाली चीज है। अतिथि है, और ये क्या है, एक अतिथि है। जानते हैं अतिथि मेहमान होता है यार, अतिथि क्या होता है बच्चे, अतिथि होता है मेहमान, और आतिथ्य यदि उल्टा किया है तो फिर ये है क्या, तो ये है मेजबान, ये क्या होगा, मेजबान, मेजबानी करने वाला। इसका मतलब क्या है, आप मेहमान हैं और आपका जो स्वागत करेगा, आपकी जो खातिरदारी करेगा वो मेजबान है, ठीक है, जिसके घर आप गए हो। इस तरह से ये उल्टे हुए हैं। अधुनातन सब जानते हैं, अधुनातन नया होता है और पुरातन क्या होता है, पुराना। समझाने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार आप हैं क्योंकि आप भविष्य के एपीएस हैं। अनुग्रह, अनुग्रह का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, अनुग्रह, अनुग्रह का उल्टा क्या होता है, विग्रह, ठीक है। अब विग्रह का मतलब क्या होता है, विग्रह का मतलब क्या होता है, चीज को, विग्रह का मतलब होता है अलग देना, अलग कर देना, तोड़ देना, टुकड़ा कर देना, दूर कर देना, ठीक है ना। तो विग्रह का मतलब तो टुकड़े होते हैं, विस्तारित कर देना होता है, दूर कर देना होता है, ठीक है। और अनुग्रह का मतलब क्या होता है, अनुग्रह का मतलब होता है बुलाना, ठीक है ना, जोड़ना। एक प्रकार से अनुग्रह का मतलब होता है अनुग्रह करना, जोड़ना, बुलाना, साथ देना, इस तरह से निकाला करें अर्थ, अर्थ क्लियर भैया। श्रमित, श्रमित का मतलब श्रांत से होता है, श्रांत से, उम्मीद करता हूँ श्रांत का अर्थ भी ना पता होगा। तो श्रांत का मतलब होता है भैया मेरे थकावट, श्रांत क्या होता है, थकावट होता है, थका हुआ, ठीक है साहब। और परिश्रमित का मतलब अश्रांत हो जाएगा, परिश्रमित का मतलब क्या हो जाता है, अश्रांत हो जाएगा, ठीक है। परिश्रम, श्रमित, परिश्रम क्या हुआ, थका हुआ, जिसने परिश्रम कर लिया है लेकिन अब उसने आराम भी कर लिया है,
अब वो थका हुआ नहीं है, मतलब थकावट को वो दूर कर चुका है कि ऐसने भी परिश्रमी था। तो ये श्रांत हो गया और ये आपका अश्रांत हो गया जो थका हुआ नहीं है। क्लियर साहब? आगे चलते हैं तेजी के साथ। अमित का मतलब हमेशा अत्यधिक होता है, बेहद होता है, अत्यधिक होता है, बेहद होता है, ज़्यादा होता है। उल्टा कर दिया हमने परिमित। परिमित का मतलब अल्प होता है, कम होता है, स्वल्प होता है, सीमा के अंदर होता है। क्लियर भैया? अर्जन, अर्जन का मतलब जानते ही हैं, अर्जन का मतलब अर्जित करना, कमाना, इकट्ठा करना। व्ययन का मतलब क्या होता है? ये व्ययन है, या बना लेंगे इसको। व्ययन का मतलब है खर्च कर देना, व्यय कर देना, जानते होंगे इतनी बात। आगे आ जाएं भाई। अर्पित, अर्पित, अर्पित करना। टाइम कितना हो गया? अर्पित, अर्पित का मतलब क्या होता है भैया? अर्पित करना, देना, चढ़ाना, ठीक है ना, भेंट करना। और ग्रहित क्या हो गया मेरे भाई? ग्रहित का मतलब क्या हो गया? ग्रहित का मतलब आपका ग्रहण करना किसी भी चीज को। अनाथ, अनाथ का मतलब जिसका नाथ है, स्वामी है, उल्टा कर देंगे सनाथ हो गया। अघ, अघ का मतलब क्या हो गया? अघ का उल्टा कर दिया, देखिए ये अघ है आपका, ठीक है, अघ, और इसका मतलब क्या हो गया? अनघ, ठीक है। तो इसका मतलब आग से है, ठीक, इसका मतलब ज्वाला से है, अग्नि से है, ठीक है। अघ का मतलब जो ज्वलित है और अनघ का मतलब जो ज्वलित नहीं है। एक चीज और बता दूं कि अगर यहाँ पर अध हुआ होता तो ये आधा हो गया होता, इसका अर्थ हो जाता फिर आधा। अगाध, अगाध का मतलब जो होता है मेरे भाई वो अथाह होता है, जिसकी कोई थाई नहीं है, इतना गहरा जिसकी थाई नहीं है कोई। छिछला का मतलब ऊंचा, ठीक है। कोई भी टीला अगर समुद्र में पड़ा है, ठीक है, नदी में पड़ा है, अगर आप उसके था को देख पा रहे हैं, आप उसकी चोटी को देख पा रहे हैं, तो आप कहेंगे वो छिछला है, ठीक है। और जिसकी थाई नहीं, पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं कहाँ तक है, तो वो गहरा है, चाहे ये समुद्र हो, चाहे कोई गड्ढा हो, या चाहे जो भी हो, ठीक है। आगे देखें, दो चार शब्द और हैं, ठीक है। अंधीकार, जिस पर कोई अधिकार नहीं है, तो उल्टा कर दिया साधिकार। ये चीज़ें आसान है, ठीक है। अबाक का मतलब मेरे भाई ये बोलने वाला होता है, बाचाल होता है। अबाक का मतलब ये बाचाल रहा होता है, तो मैंने क्या क्या अबाक का मतलब सॉरी बाचाल से नहीं होता, मतलब जो नहीं बोलेगा, क्योंकि सबाक जो होता है वो क्या होगा भैया? वो बाचाल होगा, बोलने वाला, और ये क्या हो जाएगा? ना बोलने वाला, ठीक है। सब अबाक। अनिवार्य, ये तो बड़ा नॉर्मल है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। अनिवार्य जो जरूरी है चीज़ें, इसके दो लगा सकते हैं, एक ऐच्छिक भी लगा सकते हैं और एक वैकल्पिक, दोनों ही कर सकते हैं। अराग का मतलब, ठीक है, जो बुरा राग हो, बुरा गीत हो, कोई सुर ना हो, कोई ताल ना हो, ठीक है। सुराग, सुंदर राग, सुंदर गाना। अंगीकार का मतलब, अंगीकार का मतलब क्या हो गया? स्वीकार कर लेना किसी चीज को, अंगीकृत कर देना किसी चीज को, ठीक है, अस्वीकार कर देना, तिरस्कार कर देना। अर्थी का अर्थ जो होता है मेरे भाई वो होता है चाहने वाला। क्या होता है? चाहने वाला। ये वो वाली चाहत नहीं है, ठीक है ना, ये विद्या चाहने वाला एक प्रकार से। और प्रत्यर्थी का मतलब जैसे ही प्रति उपसर्ग लगाया उल्टा हो गया, ठीक है, ना चाहने वाला, दूर जाने वाला, निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, ठीक है ना, ये इसके अर्थ निकल करके आ जाएंगे, इसलिए विलोम में गया, ठीक है। अभी तक समझ पा रहे होंगे, क्लास थोड़ी सी लंबी खिंच रही है, बस एक दो स्लाइड और हैं। एकंटक का मतलब क्या होता है? जो कंटकित ना हो, मतलब जो कांटे से पूर्ण ना हो, जो खुदरा ना हो, जिसमें कांटे ना हो। कंटकित का मतलब स्पष्ट है कि जिसमें कांटे हों। अवयव का मतलब जानते होंगे यार, अवयव का मतलब टुकड़ा है, ठीक है ना, जो टूट जाए, जिसके टुकड़े हों वो अवयव है। अवयव का मतलब टुकड़ा। निर्भय, निर्भय, जैसे इसे निर्भय कर देना चाहिए, निरअवयव, ठीक है, जो टुकड़ों में नहीं है। आविर्भाव का मतलब सीधा सीधा समझ लेंगे, उद्भव, खूब पूछा जाता है एग्जाम में, खूब, ये होता है उद्भव, ठीक है। तो तिरोभाव का मतलब अवसान से समझ गए होंगे, दिवसावसान का समय, मतलब दिवस का क्या हो चुका है? अवसान हो चुका है। अवसान का मतलब दिन का छिप जाना, तो अवसान का मतलब छिप जाना, तिरोभाव हो जाना, ठीक है ना, तिरोभाव हो जाना, वो ओझल हो जाना, ओझल हो जाना, दिखाई ना देना। और इसका मतलब उद्भाव होना, विकास होना, पैदा होना, निकलना। आत्मनिर्भर मतलब खुद पर निर्भर होना। पराश्रित मतलब दूसरों पर आश्रित या परजीवी, दूसरे पर निर्भर करने वाला। आध्यात्मिक का मतलब अध्यात्म से संबंध रखने वाला, लोक से संबंध रखने वाला, देवलोक से संबंध रखने वाला, परलोक से संबंध रखने वाला। तो उल्टा कर देंगे क्या मेरे भाई? सांसारिक या भौतिक, संसार से संबंध रखने वाला। आगे आ जाएंगे। आह्लाद का मतलब जानते ही होंगे आप, आह्लाद होता है खुशी। आह्लाद क्या होता है? ये खुशी होती है, खुशी। ये क्या होती है? ये होती है आपकी खुशी, ठीक है। विषाद का मतलब जो होता है वो दुख होता है। ये क्या होता है? दुख होता है। आलोचना का मतलब निंदा होती है, समझाने की जरूरत नहीं है, उल्टा प्रशंसा चली जाएगी।
आकांक्षा का मतलब इच्छा होती है, बताने की शायद जरूरत नहीं होगी, जानते होंगे इस चीज़ को भी, इच्छा होती है। अनाकांक्षा अनिप्सा होती है, अनिच्छा होती है, ठीक है ना। आक्रमण, आक्रमण करना, प्रतिरक्षा करना, ठीक है, ये तो समझ ही रहे होंगे, किसी को मारना, किसी की रक्षा करना। क्लियर भैया। आगे आप देखेंगे आबाल। आबाल क्या होता है, ये होता है, आबाल का मतलब होता है, ये होता है बच्चा, तो बच्चे का उल्टा क्या कर दिया, बूढ़ा कर दिया, वृद्ध कर दिया। आडंबर, दिखावा, झूठ, असत्य, मिथ्या, उल्टा कर दिया देखो निराडंबर, सादगी, जो सीधा साधा हो, जिसमें कोई आडंबर ना हो, ठीक है ना, ये मिथ्या है, ये झूठ है। अध्यवसायी मतलब जो किसी व्यवसाय में लगा हो, जो व्यवसाय में लगा हो। अकर्मण्य जो कोई काम ना करे, निठल्ला, ठीक है साहब, जो कोई भी काम ना करे निठल्ला हो जाएगा वो उल्टा, इसलिए कर दिया हमने विलोम। क्लियर। अकंपित, अकंपित, अकंपित का मतलब क्या है भैया, है जो कांपे, जो कंपन करे, ठीक है, ये जीभ से भी हो सकता है इसका अर्थ, और निर्जीव से भी हो सकता है। जिसमें कंपन हो, जो कंपन करेगा वो अकंपित हो जाएगा। निष्कंप का मतलब जिसमें कंपन ना हो। आगामी का मतलब आगे आने वाला, विगत का मतलब बीता हुआ, ठीक है साहब। आगे आए, आलस्य का मतलब देखो स्फूर्ति हो गई, आलस्य का मतलब आलसी, उद्यमी, उद्यम दिखाने वाला, चालाक, तेजस्वी, स्फूर्ति, ठीक है ना। देखो वही आ गया। आध का मतलब ये होता आधा, आधा, तो अंते जिसका अंत हो गया, अंत का मतलब खत्म, पूरा, ठीक है साहब। आहान बुलाना, ये होता बुलावा, किसी भी चीज़ का बुलावा होता है। और ये हो गया मेरे भाई विसर्जन करना, ठीक है ना, विसर्जित करना। अब यहाँ पर आह्वान बुलावा नहीं रहेगा क्योंकि विलोम में विसर्जन आया है। विसर्जन का मतलब है खर्च कर देना, बहा देना, भेज देना, तो आह्वान का मतलब है इकट्ठा करना, ठीक है ना। आगे आ जाएंगे आमिष और सामिष, बहुत ही बारीकी से समझना मेरे भाई इसको, ये बहुत ही पूछेगा आपसे, वाक्यांश में भी पूछेगा, हर जगह पूछेगा, पर्यायवाची में पूछेगा, मुहावरे कहीं भी पूछ लेगा। आमिष का मतलब होता है, आमिष या सामिष का मतलब है जो मांस खाता है, मतलब सीधे शब्दों में कहूँगा मैं तो ये होता है मांसाहारी। और ये जो होता है ना, ये मांस ना खाने वाला होता है, ये होता है शाकाहारी। ध्यान रखना, ध्यान रखना। कभी कभी आमिष का विलोम पूछता है तो ऑप्शन में सामिष भी मिला होता है, कभी यहाँ आके भावुक हो जाओ, टूट के पड़ो सामिष पर, इसलिए ध्यान रखना चीज़ों को। आपसदारी, आपसदारी का मतलब आपसदारी होती है यार, और क्या। दुराजगी, आपसदारी का मतलब दोस्ती, दुजाएगी दुश्मनी, ठीक है ना। आगे आ जाएंगे आलसी, आपका आलसी आता है, आलसी का मतलब वही कर्मठ हो गया, काम करने वाला, काम में लगा हुआ। आलोक, आलोक का उल्टा क्या होगा देखो, आलोक का उल्टा होगा तिमिर, क्योंकि आलोक होता है प्रकाश और तिमिर रहता अंधेरा। देखिए वो जो उसका अंधकार लिखा हुआ वो नहीं हो सकता, क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश का ही होगा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जो आधार शब्द का है वही आधार विलोम का रहना चाहिए। कभी भी आलोक का विलोम आप अंधकार नहीं लगाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है साहब। आपत्ति का मतलब संपत्ति, सम्मति, आपत्ति का मतलब सम्मति, सबकी मत से, ठीक है, और इसमें किसी एक की आपत्ति है। आपूर्ति का मतलब रिक्त हो गया, ये पूरा हो गया और वो खाली हो गया। इति का मतलब क्या होता है, समाप्त होता है, इति सिद्धम पढ़ा होगा, हेंस प्रूव्ड पढ़ा होगा, तो इति का मतलब होता है समाप्त होता है, ये समाप्त होता है भाई मेरे। और ये अथ जो होता है ये क्या होता है, ये समाप्त हो गया और ये आरंभ हो गया आपका, खूब पूछेगा, ठीक है ना, आरंभ हो गया आपका। क्लियर साहब। चलिए बस ये लास्ट स्लाइड है। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर का उल्टा देखना जरा, ये ईश्वर है, ईश्वर का उल्टा कर दिया हमने अनीश्वर, अनीश्वर, ईश्वर से ना संबंधित, या कह देंगे जीव हो गया। ईसत का मतलब बड़ा नया सा शब्द लग रहा है, तो ईसत का मतलब कम होता है, पुराना कर दिया मैंने अर्थ बता के, ठीक है। ईसत का मतलब कम होता है और अलम का मतलब जो होता है वो अधिक होता है। दरअसल ये दोनों हमारे संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है भाई। ईश का मतलब जानी गएंगे, ईश्वर से है, अनीश कर दिया, वही ऊपर वाला दोहरा दिया। उत्थान, पतन, ठीक है, उत्थान का मतलब उद्भव होता है, प्रमोशन होता है, पतन का मतलब डिमोशन होता है, पतन हो गया, पतित हो गया। उन्मीलन, उन्मीलन का उल्टा देखिए, उन्मीलन होता है खुलना, खुलना, ठीक है, और निमीलन का मतलब होता है बंद होना, ठीक। जैसे आँख का खुलना उन्मीलन, आँख का बंद होना, पलक का झपक जाना, अरे शुद्ध अर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो झपकना, पलक का झपकना, बंद होना, निमीलन, पलक का खुलना, आँख का खुलना, उन्मीलन, ठीक है साहब। चलिए आगे चलेंगे।
उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, नियमों का उन्मूलन करना, उखाड़ फेंकना। तो उन्मूलन का मतलब क्या है? उखाड़ना। तो ये उखाड़ना होता है, उखाड़ना, उखाड़ना हो जाएगा। और स्थापना करना या रोपित करना, रोपण करना। उत्तेजन, उत्तेजन का मतलब है उत्तेजित होना, ज्वलित होना, जलना, भड़कना, कह सकते हैं भड़कना, भड़कना। प्रशमन का मतलब है शीतलता, शांत हो जाना, ठीक है ना, शांत हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना, ठीक है। आपत्ति, वो सॉरी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति का विनाश हो गया, ये तो हल्का ही है, विनाश लगा दें, प्रलय लगा लें, ठीक। उषा, उषा सुबह का समय होता है, तो संध्या शाम का समय होता है, कोई दिक्कत समझने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है साहब। उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब क्या होता है? उज्ज्वल का मतलब क्या होता है? चमकीला, ठीक है। तो धूमिल का मतलब हो गया धुंधला। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब क्या हो गया? या तो आप अपसर्ग कर दें या फिर क्या कर दें उल्टा, प्रत्यय, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि ये आरंभ में जुड़ते हैं और वो अंत में जुड़ते हैं। उद्भव, वही फिर आ गया, उद्भव का मतलब उद्भव होना, ठीक है ना, आविर्भाव होना, पैदा होना। तो इसका क्या हो गया? अवसान, पढ़ चुके हैं ऊपर, ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं। उदर्भ का मतलब ऊंचा होता है, अधः का मतलब अंदर होता है, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं ये ऊपर और वो अंदर, ठीक है। चलिए, उग्र का मतलब जो गुस्से वाला हो, जिसे गुस्सा हो, तो उसका मतलब सौम्य, सौम्य शांत स्वभाव वाला। उत्थित, उत्थित का मतलब वही जिसका उत्थान हो गया हो, जो ऊपर उठ गया हो, जो प्रमोट हो गया हो। पतित का मतलब जिसका डिमोशन हुआ हो, ठीक है ना, जो पिछड़ गया हो, पिछड़ा। उद्यम, उद्यम का मतलब है उद्यमशील, ठीक है ना, उसका कर दिया हमने क्या? विलय। उद्यम नहीं है, सॉरी, ये उद्गम है, उद्गम, ठीक है, किसी चीज का उद्गम होना, विकास होना, ठीक है ना। तो ये हो गया विलय, विलीन हो जाना, ठीक है। उदर, वही ऊंचा आ गया। अधर का मतलब होता अंदर, ठीक है, अधे से ही अधर बना है, विसर्ग नहीं लगा करके रा बना दिया है वहां पर। ऊषा, फिर वही आ गया, सुबह का समय होता है। ऊष्मा, सॉरी ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब गर्मी से है, शीतलता का मतलब ठंड से हो गया। ईद का उल्टा मुहर्रम, यहाँ ये खुशी का विषय है और मुहर्रम आपका गम का विषय है, इसलिए उल्टा हो गया मुहर्रम। ईहा जो होती है ना, तो दरअसल वो इच्छा होती है भैया मेरे, ये इच्छा होती है, तो उल्टा अनिहा कर दिया तो वो अनिच्छा हो जाएगी, ठीक है, इच्छा का ना होना। क्लियर? एक और है शायद, एक या दो और होंगे। उद्दत, उद्दत का विलोम जो होगा वो आपका विनीत, क्योंकि उद्दत एक प्रकार से मैं क्या बताऊं, उद्दत जो होता है वो उपद्रवी होता है, ठीक है ना, वो उन्मत्त होता है, वो स्वेच्छाचारी होता है, वो अपनी चलाने वाला होता है, वो किसी की भी ना मानने वाला होता है, वो ढोर होता है एक प्रकार से अगर कहें तो, ठीक है ना। तो अपनी चलाने वाला, उग्र रूप, ठीक है ना, तो उसका कर दिया विनीत, सौम्य, शांत स्वभाव का। उर्वर, उर्वर, उर्वर का क्या कर दिया? ऊसर कर दिया, बंजर कर दिया, अनुवर कर दिया, ठीक है। तो ऊसर कर दो, अनुर्वर कर दो, बंजर कर दो। उर्वर का मतलब है जिस जमीन की उर्वरा शक्ति अच्छी है, पैदावार अच्छी होना, जानते होंगे ये चीजें। तो उत्तरायण का मतलब उत्तर से है और दक्षिणायन का मतलब दक्षिण से है। अगली क्लास में देखना इन्हीं पर जितनी भी मैंने ये चीज़ों को डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ यदि आपके समझ में आएंगी तो कल मैं आपको मिलूंगा इसकी प्रैक्टिस के साथ, ज़बरदस्त कंटेंट लेकर के आए हैं, ठीक है। इन्हीं विलोम को पूरे डिटेल रूप में पढ़ेंगे, एक एक चीज आपके मानस पटल पर ऐसे बैठती चली जाएगी। मैं एक बार और बता रहा हूँ, एपीएस के मामले में आप अपने कंप्यूटर पर फोकस कीजिए, आप अपनी जीएस पर फोकस कीजिए। आप इसके अलावा जो जीएस है, जीएस के चौहान सर बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको जो है करा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर 100 नंबर का, उसको भी हाथों हाथ करा करके करते चलिए, उसको भी आप कंट्रोल करके चलिए, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि पहले हम प्री की तैयारी करेंगे, फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे, फिर हम शॉर्ट हैंड करेंगे, फिर हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। नहीं, पूरी तरह से पूरे विश्वास के साथ उतरेंगे तो काम मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा, ठीक है। हिंदी की गारंटी राजीव जोशी पे छोड़ दीजिए, वो संभाल लेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी का हर पल खास थोड़ी होता है और फूलों की खुशबू का हमेशा साथ थोड़ी होता है। नौकरी तो तुम्हारी किस्मत में लिखी है, वरना नालंदा एजुकेशन पर पढ़ना इत्तेफाक थोड़ी होता है। तो चलिए, इन्हीं कामना भावना के साथ हम कल मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू क्लास।